हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह या पार्टली इंडिया में होता है तो वो रेजिडेंस इन इंडिया कहलाएगी। लेकिन अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह इंडिया से बाहर होता है तो वो नॉन रेजिडेंट्स कहलाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर हमें जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को तो आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। पहला, वो 10 में से 2 साल आपके इंडिया में रहनी चाहिए एज अ रेजिडेंट, एंड दूसरा कि पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रही होनी चाहिए। ये तो थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की कंडीशंस। लेकिन अगर हमें नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि 9 साल तो वो नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए इंडिया में। 10 में से 9 साल मतलब अगर वो 10 साल में देख रहे हैं हम, तो 10 में से 9 साल मतलब जिस ईयर में हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे जस्ट पीछे वाले 10 में से 9 साल में वो नॉन रेजिडेंट रहनी चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट रहने चाहिए किस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि 729 डेज या उससे कम दिन रहनी चाहिए पिछले 7 साल में। तो इन्हीं का जस्ट अपोजिट क्या है ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए कि 2 साल मैक्सिमम या 2 साल से ज़्यादा वो जो है मतलब मिनिमम 2 साल वो रेजिडेंट होनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, एंड 730 दिन तो रहनी ही चाहिए वो 7 साल के अंदर। ठीक है, अब आता है कि एक कनेक्शन कहा गया कि अगर उसका मेंबर जो अपनी ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर उसका जो मेंबर है वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया को, तो ऑफ कोर्स जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाएगी। क्योंकि हम किसके बेसिस पे देखते हैं कि रेजिडेंट है या नहीं है? हम ये बेसिस देखते हैं उस मेंबर के, उस कर्ता के बेसिस पर कि वो रेजिडेंट है या वो रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आती डिफरेंस बिटवीन। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम एक पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, अब हम एक फर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स को हम को पार्टनर्स कहते हैं, वहीं पे हम फर्म के मेंबर्स को पार्टनर कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हिंदू लोग के द्वारा चलाई जाती है, वहीं पे फर्म जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स का एक फर्म के अंदर वो पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है मेंबर का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो हिंदू लॉ डिसाइड करता है। तो ये हमने लॉ के बेसिस पे उन्हें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये हमने उसके मेंबर के बेसिस पे डिस्क्राइब किया कि उनके मेंबर्स को क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। अब तीसरा है इंसॉल्वेंसी पे, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो हम उस पार्टनर को निकाल देते हैं, हम उसको ज़्यादा दिनों तक पार्टनर नहीं बनाए रखते, हम उसको हटा देते हैं पार्टनर के पद से। लेकिन ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट भी हो गया वो फिर भी मेंबर बना रहता है। ठीक है, जो एक फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है पार्टनर की डेथ पे, वो ख़त्म हो जाती है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है। लेकिन वहीं पे जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो किसी पार्टनर की डेथ से नहीं इफेक्ट होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। जो पार्टनर है उसके पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। हालांकि जो मेंबर है उस फैमिली का उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वो मतलब कर्ता से डिमांड करे कि मेरे को अकाउंट्स देखने हैं या नहीं देखने, वैसे कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 5वां पॉइंट कहता है कि बिना किसी और कंसेंट पार्टनर की कंसेंट के हम न्यू पार्टनर नहीं ला सकते एक फर्म के अंदर। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बर्थ के साथ ही जैसे जैसे किसी का बर्थ हुआ वो उसके साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो जाएगा। ये ऐसा हमारे मिताक्षरा लॉ के अंदर कहा गया है। ठीक है, मतलब उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी में भी हो जाएगा। शेयरिंग रेशो इन प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है एक फर्म की वो पार्टनरशिप डिट के अनुसार तय की जाती है और जो कि चेंज भी हो सकती है। वहीं पे जो प्रॉफिट रेशो है ईच मेंबर की वो डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा न्यू बर्थ्स होंगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या जो शेयर है वो उनका कम हो जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। क्योंकि अब मान लीजिए पहले 100 चीज़ थी, 5 बंदे थे,
तो ये हर एक बंदे के हाथ में 20 चीज़ें आती। लेकिन अब उसकी जगह अगर 10 बंदे हो चुके हैं तो अब हर बंदे के हाथ में 10 चीज़ ही आएंगी। मतलब अगर बर्थ ज़्यादा होते हैं तो इनका शेयर कम भी हो सकता है, एंड डेथ ज़्यादा होती है तो इनका शेयर बढ़ भी सकता है। और बाकी ये डिस्क्राइब किया जाता है इनका शेयर हिंदू लोग के अंदर कि किसे हक है या किसे नहीं है। ठीक है। अब आता है कि जो फर्म है वो 50 से ज़्यादा मेंबर्स को कंटेन नहीं करनी चाहिए। एक फर्म है वो उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। हालांकि फैमिली के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं बांधी गई है कि एक फैमिली में 10 ही लोग होने चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है। हालांकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो एक मेंबर की लाइबिलिटी है वो लिमिट होती है। किस लिमिट तक होती है? जितनी उसके पास प्रॉपर्टी होती है, जितनी उसके पास शेयर्स होते हैं, वो उस लेवल तक लिमिटेड होती है। ठीक है। अब बात आती है किन इनकम को हम फैमिली की इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिन्हें आप फैमिली की इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है। तो पहली वो है, पहली इनकम है कि अगर कोई पर्सनल इनकम है जो कि आपकी प्रॉपर्टी से अलग है या आपकी जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनसे अलग है, तो ऐसी इनकम को आप इंडिविजुअल की इनकम मानेंगे। दूसरा, कि मान लीजिए कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है आपके पापा की, एंड तो उस पर जो इनकम आएगी वो एज ए इंडिविजुअल निकलेगी, लगेगी। या फिर जो आप के फादर हैं उन्होंने पर्सनल गिफ्ट किया है अपने बेटे को, बड़े बेटे को, मेजर सन है ना, अगर माइनर होता तो वो तो उन्हीं की पर्सनल इनकम मानी जाती। लेकिन अगर मेजर सन है, मतलब 18 से बड़ा, 18 एज को टाप चुका है लड़का, तो और उन्होंने उस लड़के को गिफ्ट किया है कोई भी प्रॉपर्टी जो उन्होंने खुद कमाई थी, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे उस सन, जो उस सन के पास है, वो उस सन की इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी। हाँ, अगर उसके पापा कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब अपनी कमाई, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मान लेते कि हाँ भाई ये मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी और मैं इसे फैमिली की प्रॉपर्टी में शामिल करना चाहता हूँ, तो उससे कमाई हुई इनकम को हम फैमिली इनकम कहते हैं। मतलब आई बात समझ में आपके? कि मान लीजिए दो केसेस आए, अगर आपके पापा ने अपने पैसों से कमाई हुई प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे, मतलब जो 18 से प्लस से बड़ा है उसे दी है, या 21 से प्लस है, वैसे 18 आएगा, 18 से प्लस है उसको दी है, तो उस प्रॉपर्टी पे जो भी इनकम होगी वो उस सन की पर्सनल इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर वो फादर यही प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मान लेता है, तो उससे कमाई गई इनकम को फैमिली इनकम मानते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ होने के बाद अगर वाइफ सोल प्रोप्राइटर रह जाएगी उस प्रॉपर्टी में फैमिली की, तो अगर उससे कोई इनकम आएगी तो वो उस इंडिविजुअल की मानी जाएगी। मान लीजिए एक फैमिली में दो ही मेंबर थे, ए एंड बी। ए था हस्बैंड, बी थी उसकी वाइफ। ए की डेथ हो चुकी है तो वो ए की प्रॉपर्टी बी की हो चुकी है, तो वो बी की प्रॉपर्टी अब उस पर जो इनकम आएगी वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम, क्योंकि अब इनकी फैमिली रही ही नहीं है। ठीक है। अब आती है कि मान लीजिए कोई मेंबर है वो पर्सनल बिजनेस चालू कर रहा है और उस बिजनेस में उसने अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से फंड्स लिए हैं या लोन लिया है, तो वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोलना है, आप बाहर से भी लोन लेते हैं, उसको भी इंटरेस्ट देते हैं, अगर आपने उसकी जगह अपने घर से लोन लिया है तो गलत बात नहीं है। ये बंदा अपने घर वालों को इंटरेस्ट दे रहा है और ये जो बिजनेस है वो इसकी मेहनत से बना हुआ है, मतलब इसके पास कोई स्किल्स हैं तभी ये बिजनेस खड़ा हुआ है। ठीक है। देन ऐसी इनकम को भी हम उस लड़के की ही इंडिविजुअल इनकम मानेंगे। अब है कि इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ फैमिली फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म कैरिड बाय दैम पर्सनल अकाउंट शैल बी असेस्ड एज अ इनकम ऑफ फर्म। मान लीजिए एक लड़का है, उसने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की है किसी के साथ मिलकर और वहाँ से पैसे आ रहे हैं और उसमें उसका खुद का नाम है, मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ पे कर रहा है, नहीं, वो अपने नाम से उस फर्म में पार्टनरशिप पे है, तो उस फर्म से आया गया पैसा भी उस फर्म की इनकम मानी जाएगी, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम। ठीक है। अब मान लीजिए वो इनकम जो इम्पार्टेबल स्टेट से आई है, मतलब वो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी से आया हुआ पैसा उस बंदे की पर्सनल इनकम माना जाएगा जिसके अभी वो हाथों में है।
जैसे कि आपने सुना होगा बहुत बार क्या होता है, एक प्रॉपर्टी पे केस चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब तक वो जो प्रॉपर्टी है जिस पे केस चल रहा है, जब तक वो जिस बंदे के पास है वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी और उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कल कोई किसी और की हो जाती है तो उस दूसरे बंदे की मानी जाएगी एंड उसे उस पर टैक्स देना होगा। तो ये इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी है जो कि आधी आधी नहीं करना चाहते हैं और पूरी पूरी लेना चाहते हैं। तो जब तक इस पे केस चल रहा है और जब तक ये जिस बंदे के पास है उसकी प्रॉपर पर्सनल इनकम मानी जाएगी। ठीक है। एंड 7th पॉइंट कहता है कि मान लीजिए आपकी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी थी, आपने उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दे दिया, तो अब पूरी प्रॉपर्टी जो है वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो गई। तो आपने अब बिना किसी कंसाइड्रेशन के दी है, आपने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, तो जब वैसे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो गई, लेकिन अगर उससे कोई इनकम आ रही होगी तो वो आपकी मानी जाएगी। अब मान लीजिए आप अलग हो रहे हैं, तो वैसे तो वो पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हो गई, तो जो हिस्सा उसमें से आपकी और आपके स्पाउस की, मतलब पत्नी हो या पति हो, जिसकी हाथ में आएगा उस प्रॉपर्टी पे और अपनी प्रॉपर्टी पे, मतलब अपने स्पाउस की प्रॉपर्टी पे के अपनी स्पाउस की पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी पे और अपनी प्रॉपर्टी पे आपको आपकी ही इनकम मानी जाएगी एंड आपको ही टैक्स देना होगा। ठीक है। जो करता है वो अगर अपनी वाइफ को या अनमैरिड डॉटर को किसी मैरिज एक्सपेंसेस के नाम पर उनका कुछ करवाता है, रखवाता है पार्टीशन के टाइम पे कि भाई मेरी लड़की की शादी होगी तो मेरे को ये 10 लाख रुपए जो मैं इन्हें एफडी करवा रहा हूँ ये मेरी बेटी की शादी के लिए, तो उन चीज़ को भी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। स्त्रीधन भी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे कि बात की थी मैंने आपसे इम्पार्टिबल स्टेट की, तो जो इम्पार्टिबल स्टेट है वो यही बता रही कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिवाइड नहीं हो सकती है फैमिली मेम्बर के बीच में, जो कि लैंड है, बिल्डिंग भी हो सकती है, सिक्योरिटी भी हो सकती है। जो ये इम्पार्टिबल स्टेट है ये जॉइंट फैमिली द्वारा चलाई जाती है। इससे जो आई हुई इनकम होती है वो उस होल्डर की मानी जाती है जिसके पास वो है उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। तो आपने समझ लिया कि ये उसी होल्डर की मानी जाएगी जब तक वो उसके पास है। जो होल्डर है वो इम्पार्टिबल स्टेट को जिसके पास मतलब वो है वो लाइबल होता है उस पर टैक्स देने के लिए, और उस ऐसी स्टेट को हम इंडिविजुअल मानते हैं, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के उससे। तो ये यही कह रहा है कि जो इम्पार्टिबल स्टेट है अगर उससे कोई पैसा आता है और वो ए के पास है तो उसकी इनकम जो है वो ए की मानी जाएगी एज ए इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल के बेसिस पर ए टैक्स देगा। ठीक है। अब कह रहे हैं रिसिव्ड बाय मेंबर ऑफ अ फैमिली फ्रॉम अ इनकम ऑफ अ फैमिली, कि मतलब कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये जो मेंबर है ये फैमिली का है और ये जो इनकम है ये फैमिली से मिली है इस मेंबर को, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर उसे रिलीफ चाहिए उस इनकम पे। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से एक मेंबर को कोई इनकम मिलती है तो उस पर कुछ रिलीफ होता है, कोई इनकम मिलती है तो उस पर कुछ रिलीफ मिलता है उस मेंबर को कि उसे उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कंडीशंस तो ये कि पहले उसे एग्जिस्टेंस शो करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, उसे शो करना पड़ेगा कि जो वो है वो एक उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, और जो उसे सम रिसीव हुआ है वो उसे एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली हुआ है, कि अगर वो उस फैमिली का मेंबर नहीं होता तो वो उसे नहीं मिलती। ठीक है। और जो सम है वो फैमिली के इनकम में से पे की जानी चाहिए। अब एक बार देख लेते वो क्या कह रहा है कि कोई भी सम है जो एक इंडिविजुअल को रिसीव हुआ है एज अ मेंबर ऑफ HUF आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ अ फैमिली, मतलब फैमिली के इनकम में से अगर किसी मेंबर को रिसीव हुआ है कोई भी अमाउंट जो कि आउट ऑफ इनकम ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट विच बिलोंग्स टू अ फैमिली नॉट आर इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और नहीं होगा कि कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए, वो उसका मेंबर होना चाहिए, और जो रिसीव उसे अमाउंट हुआ है वो एज अ मेंबर की तौर पर होना है, और जो अमाउंट पे किया गया वो उसे फैमिली की इनकम में से पे किया गया। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। थैंक यू।